थे। एक कविता नाम की औरत अपनी बेटी जया के साथ रहा करती थी। कविता के पति जया छोटी ही थी तब भी गुजर गए थे, इसीलिए कविता सिलाई बुनाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। जया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो जब भी पेंटिंग करने लगती तो उसे भूख प्यास किसी का भी ख्याल नहीं रहा करता था। ये देख उसकी माँ बहुत चिढ़ा करती थी। एक दिन जया अपना सामान लेकर एक पहाड़ी पर गई। वहाँ रुककर बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही थी। तभी कविता उसे ढूंढते हुए वहाँ आई। जया, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये फालतू की पेंटिंग में अपना समय मत गवाओ। तुम सिलाई बुनाई सीख लोगी तो तुम आगे जाकर कुछ कमा सकती हो। माँ, मुझे सिलाई कढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। मैं पेंटिंग ही करूँगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? माँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिलाई बुनाई नहीं करनी। अगर तुम सिलाई बुनाई नहीं करोगी तो तुम्हारा आगे क्या होगा? तुम खुद का पेट कैसे पालोगी? माँ, मुझे अभी के लिए पेंटिंग करने दो। तुमसे तो बात करना ही मूर्खता है। मैं जा रही हूँ। मैं मेरा पेंटिंग खत्म हो जाने के बाद आ जाऊंगी माँ। कविता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उस दिन जया अपना पेंटिंग का काम पूरा करके घर चली जाती है। उसकी माँ सिलाई का काम कर रही थी। कविता जया को आवाज देती है। जया, तुम्हें मैं कुछ काम नहीं बताती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुम्हारे मन का करो। माँ, मैं कल से तुम्हारे काम में हाथ बटाया करूंगी। जया अब खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन कविता अपना काम करने जल्दी ही बैठ जाती है तो जया पेंटिंग करने के लिए निकलती है। तभी कविता उसके पास आकर बोलती है। तुम कहाँ जा रही हो जया? लगता है तुम तुम्हारा कल का कहा भूल गई हो। नहीं माँ, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। कविता को जया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और कविता जया के पेंटिंग कलर और ब्रश को बाहर फेंक देती है और उसे कपड़े सिलाने के लिए कहती है। तभी जया, माँ, तुमने मेरे पेंटिंग का सामान क्यों फेंक दिया? ऐसा कहकर जया बहुत रोने लगी और वहाँ से दूर जाकर एक जगह बैठकर बहुत रोने लगती है। उसी रास्ते से एक आलीशान गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक औरत बैठी थी। उस औरत ने जया को रोते हुए देखकर उसके पास गई और जया से, तुम रो क्यों रही हो बच्ची? आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बीवी हूँ। मेरा नाम काव्या है। अब मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? काव्या जया से बात कर रही थी। तभी वहाँ कविता आई और कविता काव्या को देख, नमस्ते मैडम, आप यहाँ कैसे आई? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। नमस्ते। मैं यहाँ ये लड़की रो रही थी तो इसे देखने के लिए आई। क्या हुआ है इसे? मैडम, ये मेरी बच्ची जया है। इसे मैंने कुछ कपड़े सिलाने को कहा था तो इसके हाथों में सुई चुभ गई, इसीलिए यहाँ बैठकर रो रही है। तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है कविता। धन्यवाद मैडम। कविता, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी जया मेरे बंगले में आकर उसमें से रेशम के सारे कपड़े सिला दे। अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसकी शादी मेरे बड़े बेटे से करा दूंगी। क्या आप सच कह रही है मैडम? हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं कविता। जी मैडम, मैं आज ही इसे आपके बंगलों पर भेजती हूँ। जया बेशक ये काम पूरा करेगी। अब मैं चलती हूँ, तुम इसे लेकर कल आ जाना। जी मैडम। ऐसा कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कविता जया को लेकर काव्या के बंगले पर चली जाती है। वो बंगला कम राजमहल ज्यादा लग रहा था। वो बहुत ही बड़ा था। उस बंगले में जाकर कविता और जया सारा बंगला देखती है। बंगला बहुत ही खूबसूरत था। तभी काव्या वहाँ आ जाती है। काव्या को देख कविता, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आइए, यह बैठिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। तुम्हें तुम्हारा काम पता है ना? जी मैडम, मुझे पता है। काव्या एक नौकर को बुलाती है और जया को कपड़े सिलवाने के लिए कमरे में लेकर जाने के लिए कहती है। तभी काव्या जया से, ये सारे कपड़े तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिलवाने हैं। तुम्हें इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर तुमने ये सारे कपड़े सिलवा दिए तो तुम मेरे बेटे की पत्नी बनोगी। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर जया उस कमरे को देखती है। वो कमरा बहुत से कपड़ों के गट्ठों से भरा हुआ था। वो कपड़े देख जया खुद से, मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलवाऊं? मुझे तो ढंग से कपड़े सिलवाने भी नहीं आते। जया मन में सोच ही रही थी।
सोचते सोचते वो कमरे में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन काव्या उस कमरे में आती है तो जया ने कुछ भी काम नहीं किया हुआ था। ये देख। जया, तुमने कुछ भी कपड़े नहीं सिलवाए? मैडम, मुझे कल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझसे कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं मेरी बच्ची। काव्या वहां से चली जाती है। तभी वहां बैठकर जया सोचने लगती है, मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलवाऊं? मुझे तो ढंग से कपड़े सिलवाने भी नहीं आते। जया एक जगह बैठकर सोचने लगती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आती है। वो जया से, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मुझे अपने शादी में बुलाना होगा और अपने पति से मेरी पहचान करवा के देनी होगी। आप इसके बदले में मुझसे क्या चाहती है? मैं दिखने में बहुत बदसूरत हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे त्योहार या शादियों में नहीं बुलाता। मेरी बदसूरती की वजह से मुझे हमेशा टाला जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे तुम्हारी शाही शादी में बुलाना। ठीक है, मैं आपको मेरी शादी में जरूर बुलाऊंगी और आपको वहाँ मान सम्मान भी मिलेगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करती हो तो मैं तुम्हारे ये सारे कपड़े सिलाने में मदद करूंगी। ठीक है दादी, मैं वादा करती हूँ। ये सारे कपड़े मैं 10 दिन में सिलवा दूंगी। ठीक है दादी। जया दादी को कपड़े सिलवाने में मदद करती है। उसकी मदद से बूढ़ी दादी बहुत ही अच्छी ड्रेस सिलवाती है। उसे देख जया बहुत खुश हो जाती है। अगले 10 दिनों में दादी हर रोज आकर कपड़े सिलवा दिया करती थी। एक दिन काव्या जया के कमरे में आने के लिए निकलती है। तभी दादी को किसी के पैरों की आवाज आती है। ये देख दादी अदृश्य हो जाती है और जया अपना सिलवाने का काम करती है। उसे काम करते देख काव्या, बेटी जया, तुम दिन रात काम कर रही हो क्या? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मेरा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आती। ठीक है जया। काव्या वहाँ से चली जाती है। तभी दादी फिर से आकर सिलवाने का काम करने लगती है। उसका काम देख जया बहुत खुश होती है। 10 दिनों बाद जया के कमरे में सभी कपड़े सिलवा के हो गए थे। ये देख जया बहुत खुश हो जाती है। काव्या आकर देखती है तो काव्या जया से, मैं मेरी बहू मेहनती और ईमानदार चाहती थी, जो कि तुम हो। धन्यवाद मैडम। चलो, अब 10 दिनों बाद ही शादी का मुहूर्त निकाला जाएगा और तुम्हारी माँ को भी यहाँ बुलाया जाएगा। ऐसा कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। ये देख जया बहुत खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन कविता बंगले में आ जाती है। तभी काव्या उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। ये देख जया कविता के कमरे में चली जाती है। तभी जया कविता से, माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो ना जया, क्या कहना चाहती हो? माँ, मैंने एक बूढ़ी दादी को मेरे शादी में आमंत्रित किया है और वो मेरी रिश्तेदार है ऐसा बताना है। वो मेरी दादी बनकर आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जया, तुम्हारी शादी इतने बड़े परिवार में हो रही है। ये क्या कम है कि तुम फिर से किसी को भी दादी बोल रही हो? माँ, मैंने दादी को वचन दिया है। उन्होंने कपड़े सिलवाने में मेरी बड़ी मदद की है, इसीलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकती। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ऐसा कहकर कविता सो जाती है। कुछ ही दिनों बाद महल में शाही शादी का आयोजन किया जाता है। शाही शादी में बहुत बड़े बड़े रईस लोग आमंत्रित थे। उनकी शादी देख सभी बहुत खुश थे। तभी दरवाजे पर बूढ़ी दादी आ जाती है। बूढ़ी दादी को देख जया भागते हुए उसके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आती है। तभी जया का पति अर्जुन वहाँ आ जाता है और अर्जुन जया से, जया, ये कौन है? ये मेरी दादी है। मैं कपड़े सिलवाना इन्हीं से सीखी हूँ। अच्छा, आइए दादी, आपका स्वागत है। आइए दादी। जया और अर्जुन दादी को अंदर लेकर जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दादी को जया लेकर खाने की कुर्सी पर बिठाती है। सभी हंसी खुशी खाना खा रहे थे। तभी दादी अर्जुन से, अर्जुन, मेरे हाथ देखो कितने खराब है। हाँ दादी, मगर आपके हाथ इतने खराब कैसे हुए? मशीन पे हर रोज कपड़े सिलवा के मेरे हाथ खराब हो गए। और आपकी आंखें ऐसी लाल क्यों लग रही है दादी? अर्जुन, रेशम कपड़ा देख देख के मेरी दृष्टि कम हो गई है। ये बात सुन अर्जुन मन में बहुत डर जाता है।
वो तुरंत ही जया के पास चला जाता है और जया से कहता है, जया, तुम आज से सिलाई का काम नहीं करोगी। तुम्हें जो भी दूसरा काम अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो? तुम जैसी हो मुझे वैसी ही चाहिए। तुम सिलाई का काम नहीं करोगी। तुम्हें अगर पेंटिंग पसंद हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे रंग ला कर दूंगा। जया को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच में अर्जुन जी, आप मुझे पेंटिंग करने देंगे? हाँ जया। जया अर्जुन के गले लग जाती है और वो जिंदगी भर खुशी खुशी रहते हैं। उनके साथ दादी भी रहा करती थी। उन्हें एक परिवार मिल गया था और अर्जुन का नेक दिल स्वभाव देख सभी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा हमारा किया हुआ वादा निभाना चाहिए और जिंदगी में कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। चल जाती है। सोना बहुत अंदर तक चलते हुए जाती है। सोना को बहुत दूर चलने के बाद एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत सोना को घर के कुछ काम करने के लिए कहती है। सोना खुशी खुशी बूढ़ी औरत के सारे काम कर देती है और बूढ़ी औरत सोना पर खुश होकर उसे ढेर सारी ज्ञान की बातें बताने लगती है। सोना उस बूढ़ी औरत की बातें बड़ी मन लगाकर सुनती है। दूसरी ओर मोना बुराई के रास्ते पर चलती है। मोना चलकर बहुत दूर तक आ जाती है और वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उसकी एक आँख खराब थी और एक पैर टूटा हुआ था। ये देख मोना बहुत डर जाती है। वो चुड़ैल मोना से, तुम यहाँ खजाना लेने आई हो? इस जमीन के नीचे खजाना छुपाया हुआ है। तुम जितना चाहो उतना खजाना ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें मंजूर करनी होंगी। चुड़ैल की बातें सुन मोना जल्दबाजी में, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मुझे तो सिर्फ खजाना चाहिए, खजाना। कहाँ है खजाना? मोना वहाँ की जमीन में खुदाई करने लगती है। खुदाई करते करते वो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना लेती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। मोना बहुत समय तक खुदाई करने के बाद वो चुड़ैल से, खुदाई करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है खजाना? मोना की बातें सुन चुड़ैल बहुत हंसने लगती है और मोना से कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। यहाँ कोई खजाना नहीं है। अब मेरी शर्तों के मुताबिक तुम्हें करना होगा। मेरी शर्त के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी एक आँख और तुम्हारा एक पैर मुझे देना होगा। तुमने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कुछ शर्तें हैं और तुमने उन्हें सुनने से पहले ही मेरी सारी शर्तें मान ली। लेकिन कोई जमीन की खुदाई के बदले में एक आँख और एक पैर लेता है क्या भला? मैं मेरी एक आँख और पैर नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बताना चाहा, मगर तुमने सुना ही नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। तुम किसी की बात ही नहीं सुनती हो और मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे मन में लालच आ गया था, जिस कारण तुमने बिना सोचे मेरी शर्त मान ली और तुम शायद भूल गई हो कि तुम बुराई के रास्ते पर आई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल मोना को पकड़ लेती है और मोना की एक आँख और एक पैर निकालकर खुद को लगा लेती है। अब मोना ढंग से चल भी नहीं पाती और एक हाथ से तो अंधी हो चुकी थी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर चलने का सबक मिल चुका है। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अपने भले बुरे हालात के साथ मोना उस रास्ते से वापस चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद दोनों सहेलियां एक ही जगह पहुंच जाती है, जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। मोना ने सोना को देखा तो सोना पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोना एक आँख और एक पैर गंवाकर पूरी तरह से बदसूरत बन चुकी थी। मोना और सोना एक दूसरे को देखती है और सोना मोना से, अरे मोना, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम्हारी आँख और पैर को क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मेरी एक आँख और पैर ले लिया। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं अपनी लालच की वजह से वहाँ गई थी, मगर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला और तो और मैंने अपनी एक आँख और पैर भी गंवा दिया। मैं वहाँ खजाना मिलने की लालच में खुदाई करने लगी, जमीन खोदने लगी, मगर मैंने चुड़ैल की बताई हुई शर्त ही नहीं सुनी और आज मेरी ये हालत हो गई है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तो सच्चाई का रास्ता चुन के बहुत अच्छा किया,
वहाँ जाकर मुझे अमूल्य ज्ञान मिला। सोना की बातें सुन मोना को खुद की गलती का एहसास हो गया और वो चुपचाप अपने घर जाने के लिए चली जाती है। सोना के मिले हुए ज्ञान की वजह से सोना ने जीवन में बहुत तरक्की की। उसने सभी को अच्छी बातें बताई और सबको अच्छाई का रास्ता बताया। दूसरी ओर मोना ने की गलती की वजह से वो बहुत बदसूरत हो गई थी और इसी कारण उससे कोई भी बात नहीं करता था। उसकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। अब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ था और वो खुद के लालची स्वभाव के कारण बहुत शर्मिंदा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के मन पर जल्दी ही हावी हो जाता है और हमें बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। मन में लालच ना लाकर निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा करनी चाहिए। लालच इंसान को बुरे कर्म करने पर मजबूर कर देता है।